हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 33 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हमारा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा अचीवमेंट जो है वो हो चुका है। हमारे 6 सब्जेक्ट से जिसमें से 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 30 चैप्टर्स में से हम 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो पैट ऑन योर बैक अगेन एंड वी आर नाउ स्टार्टिंग विद द हार्ट ऑफ सीएफए लेवल 3। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं अभी बताती हूँ इस चीज को। क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। और उसमें 7 रीडिंग्स है और हम शुरू करेंगे आज अपनी फर्स्ट रीडिंग नंबर 1, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को हार्ट ऑफ द सीएफए लेवल 3 इसलिए बोल रही हूं क्योंकि हमारे 30 चैप्टर्स है, ठीक है। 30 चैप्टर्स है जिसमें से 7 जो मेजॉरिटी है वो है हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। जो हम आज शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अगर बाय चांस नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेजॉरिटी ने, जैसे मैंने भी एक और हमने ले रखा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे। हमारे 3 पाथवेज है, ठीक है। तो उसमें से एक तो प्राइवेट मार्केट्स हो गया, एक आपका प्राइवेट वेल्थ हो गया, और तीसरा है ये वाला हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे, ठीक है। उसमें हमारे हैं 8 चैप्टर्स। अब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना बन रहा है ये 15। सो ऑलमोस्ट 50% जो है सीएफए लेवल 3 करिकुलम का, इट इज मेनली फोकस्ड ऑन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, अगर किसी ने पाथवे लिया हुआ है तो, ठीक है। और इसलिए मैंने इसको कहा हार्ट ऑफ द सीएफए लेवल 3। तो इसका नाम जैसे कि है ओवरव्यू ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये सारे हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। बहुत इजी सब्जेक्ट, बहुत ही इजी रीडिंग लगी है मेरे को, ठीक है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में इन्होंने कुछ नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कि जो इक्विटीज होती है ना, वो किसी भी पोर्टफोलियो का एक मेजर पोर्शन होती है, ठीक है। एक साइजेबल पोर्शन होती है किसी भी पोर्टफोलियो का, क्योंकि हम उसमें जो पब्लिकली ट्रेडेड 2 तरह की सिक्योरिटीज होती है, प्राइवेट इक्विटीज और पब्लिक इक्विटीज। प्राइवेट इक्विटीज सबको पता है क्या होती है, जो जैसे शार्क टैंक में कुछ लोग आते हैं, कंपनीज आती है, और जो बड़े बड़े शार्क्स है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो आके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें पब्लिक उन शेयर्स को लेन देन नहीं कर रही, उसमें ट्रेड नहीं कर रही। पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज क्या होती है, जो हम एनएससी और बीएससी की जो भी वेबसाइट्स है उन पर हम आराम से उनको सर्च कर सकते हैं और वो अवेलेबल होती है। वो क्या होती है, वो जो जनरली जो इक्विटीज होती है वो बहुत इजीली हम मॉनिटर कर सकते हैं। किसी भी अगर डीमैट अकाउंट है उसमें हम देख सकते हैं, और उनमें हम जब ट्रेड करते हैं तो वो बहुत ही लो कॉस्ट में ट्रेड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रोल क्या है इक्विटीज का इन अ पोर्टफोलियो, ठीक है। इनके बेसिकली इसमें 5 रोल्स होते हैं इनके। एक तो सबसे पहला जो रोल है वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। हम सबको पता है जब हम कोई भी शेयर लेते हैं 2 रीजन की वजह से लेते हैं, डिविडेंड या फिर जो उसका शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होना। शेयर प्राइस इंक्रीज होने को ही प्राइस एप्रिसिएशन या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन भी बोलते हैं। कैपिटल यानी कि जो हमारा पैसा है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसमें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑन इक्विटीज वो कैपिटल एप्रिसिएशन से ही प्रीडोमिनेंट है। जो इक्विटीज है वो आउट परफॉर्म करती है अदर एसेट क्लासेस को ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी कोई अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही होगी इकोनॉमी में, तो इक्विटीज सबसे ज्यादा रिटर्न देने में यूजफुल है। बट अगर जैसी कोई इकोनॉमिक सिचुएशन वीक हो गई, कोई टर्मोइल, कोई क्राइसिस आ गई, उसमें ये अंडर परफॉर्म भी सबसे पहले करती है। जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो हमने ज्यादातर देखा मैच्योर कंपनीज में होते हुए, और जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज है वो जैसे टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हो गई, बड़ी बड़ी बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सब में ज्यादा अच्छी हमें कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलती है। अब इसमें जैसे मैंने बताया हम स्टॉक्स क्यों लेते हैं या इक्विटीज क्यों बाय करते हैं, 2 रीजन की वजह से, कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड इनकम। तो ये वाला जो सेकंड है, हमें डिविडेंड इनकम मिलता है। बहुत सारे तरह के डिविडेंड्स होते हैं, हम सबने देखा है ये लेवल 2 में, ठीक है। तो स्पेशल बोनस भी मिलते हैं हमें। जैसे एक तो होता है कि कोई जो अच्छी मैच्योर कंपनीज है वो रेगुलर पे करती है डिविडेंड, या तो सेमी एनुअली या फिर एनुअली, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि डिविडेंड्स मिल रहे हैं, चलो ठीक है। अगर बाय चांस किसी कंपनी के पास बहुत ना अच्छा कैश फ्लो आ गया, तो वो क्या करेगी, या तो वो इन्वेस्ट करेगी, री इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस में, या वो पैसा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है। किसी के पास नॉर्मल शेयर्स है तो जो कॉमन इक्विटीज है उनको मिलेगा नॉर्मल डिविडेंड्स। अगर कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल रहा है
तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेशल डिविडेंड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया। या फिर और अगर किसी के पास प्रेफरेंस शेयर है, हम सबको पता है 3 तरह के होते हैं, डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कोई किसी शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसको मिलेगा प्रेफरेंस डिविडेंड्स, ठीक है। थर्ड, इसका रोल क्या होता है, हम क्यों इसको इंक्लूड करते हैं इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में। तीसरा रीजन है हमारा डाइवर्सिफिकेशन विद अदर एसेट क्लासेस, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो इक्विटी इंडेक्स है ना वो लेस कोरिलेटेड है विद ट्रेजरी बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, गोल्ड, ये इन सबके साथ लेस कोरिलेटेड है। इसको अगर जब हम इक्विटीज को, बॉन्ड्स को, गोल्ड को इंक्लूड करते हैं एक अपने पोर्टफोलियो में, उससे हमें डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। कोरिलेशंस आर नॉट कांस्टेंट ओवर टाइम, कोरिलेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर किसी इक्विटी और बॉन्ड का हम पहले देखते थे कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है, जब भी कोई मार्केट नीचे जाती है, अगर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं तो बॉन्ड्स हमारे आउट परफॉर्म करते हैं। बट अब ये सिचुएशन चेंज होती जा रही है, अब बॉन्ड्स भी, अगर कोई मार्केट पूरी खराब हुई तो बॉन्ड्स भी उनके साथ ही अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ये कांस्टेंट नहीं होता कोरिलेशन, इट चेंजेस ओवर टाइम। और इसमें बोल रहे हैं कि जब मार्केट में क्राइसिस आते हैं ना, तो जितने कोरिलेशन जो हम सबसे पहले जो हम पूरा डिफाइन कर रहे होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, और इतना बुरी तरह कोरिलेशन के जो पूरे हमारे एस्टिमेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं कि हमारे पूरे डाइवर्सिफिकेशन का जो पूरा रिड्यूस करने की बजाय वो और इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ हमारा रीजन है इक्विटीज को इंक्लूड करने का कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हम सबको पता है कमोडिटीज तो एक ऐसी चीज है ही जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करती है, क्योंकि कमोडिटी जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा मतलब प्राइसेस इंक्रीज हो रहे सबके। कमोडिटीज क्या है, वही नॉर्मल जो आम रोजमर्रा की चीजें हो गई है, ऑयल हो गया, शुगर हो गई, और भी बहुत सारे हो गए, गोल्ड हो गई, तो ये सारी चीजें क्या इंक्रीज हो जाती है इन्फ्लेशन के साथ। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि कुछ जो इंडिविजुअल इक्विटीज होती है, सेक्टर्स होते हैं जो प्रोटेक्शन कर सकती है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, वो कौन कौन सी है, जैसे इंडस्ट्रियल मेटल प्रोड्यूसर्स, ऑयल हो गया हमारा, ये सारे सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज ये क्या करती है, एक इन्फ्लेशन हेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। और मान लो ऐसी कंपनीज भी यूजफुल होती है जो कि पास ऑन कर सकती है अपना जो कॉस्ट है, हायर इनपुट कॉस्ट टू कस्टमर्स, तो उनको क्या होगा, जो इंडस्ट्री की प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होगी, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होंगे, कैश फ्लो इंक्रीज होंगे, जो कि रिफ्लेक्ट होगा हमारे स्टॉक प्राइसेस में। हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है, हम क्यों इंक्लूड करते हैं इक्विटीज को, वो है क्लाइंट का कंसिडरेशन फॉर इक्विटीज इन अ पोर्टफोलियो। अगर कोई क्लाइंट, हम उसका क्लाइंट का, हमें सबको पता है, हम आईपीएस एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, उसमें हम उसका सारे के सारा पूरा डेटा निकालते हैं किसी भी क्लाइंट का, तो उसके हिसाब से फिर हम उसका पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क डिटरमाइन करते हैं। इसमें एक ना शॉर्ट एक्रोनिम मैंने बनाया, ये मैंने भी सीखा था, इसका नाम है रटलू, ठीक है। रटलू इज बेसिकली, इसको अगर हम देखो मैं बताती हूँ, रट RRTTLLU, इसका मतलब है रिस्क, R का मतलब है रिटर्न, T का मतलब है टाइम होराइजन, और दूसरे T का मतलब क्या है हमारा टैक्स, L का मतलब है लिक्विडिटी, एक और L जो है उसका मतलब है हमारा लीगल कंस्ट्रेंट्स, और U का मतलब है हमारा यूनिक सर्कमस्टांसेस। तो ये वाली जितनी रटलू है ना, ये सारी की सारी चीजों को देखते हुए हम क्या करते हैं, इक्विटीज को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इससे इस वाले जो एक्रोनिम है ना, इससे याद रहेगा कि ये कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। तो ये गोल्स और नीड्स के हिसाब से होता है कोई भी क्लाइंट का, जब भी इंक्लूड करते हैं हम इक्विटीज को इन अ पोर्टफोलियो, ठीक है। ये वाले सारे रटलू हो गया, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे। अब इसमें बात कर रहे हैं हम ESG की। ESG यानी कि इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस, ठीक है। ये वाली चीज हम लेवल 1 में पूरा हमारा एक चैप्टर था ESG पे, जिसमें ये सारी चीजें बताई हुई थी, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेगेटिव स्क्रीनिंग क्या होती है, या फिर एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग क्या होती है, जब हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर को एक्सक्लूड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से। एग्जांपल, जैसे मान लो कि मेरा पोर्टफोलियो है या मेरा कोई क्लाइंट है, वो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल उसको जो कंसर्न्स है ना, वो उसको बहुत ज्यादा मैटर करती है, जैसे कि या तो लिकर हो गया या टबैको, कोई भी, फिर वो ITC, जैसे ITC क्या है, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिगरेट्स है, तो वो अवॉइड करेगा, क्यों, उसको बेसिकली उसका वो यूनिक फैक्टर है, वो उसको नहीं चाहिए वो, तो उसमें वो क्या करेगा, अपना जो अपने पोर्टफोलियो में ITC या ऐसे स्टॉक्स को नहीं रखेगा जिसमें भी उसको ESG कंसर्न्स है। पॉजिटिव स्क्रीनिंग या फिर बेस्ट इन क्लास अप्रोच क्या होती है, ऐसे ESG, ये भी एक तरह से ESG के अंडर सब पार्ट्स है। पॉजिटिव स्क्रीनिंग क्या होती है, जिसमें कि एक इन्वेस्टर चाहता है, पॉजिटिव स्क्रीनिंग जैसे नेगेटिव स्क्रीनिंग का ऑपोजिट, की वो इंक्लूड करना चाहता है अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स जो उसको फेवरेबल लग रहे हैं। एग्जांपल, जैसे कि उसको मान लो कि कोई सस्टेनेबल या फिर कोई ग्रीन, कोई सोलर, जैसे सोलर, आजकल सोलर स्टॉक्स बहुत चल रहे थे, और आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली जो बहुत सारी चीजें थी, ये सारी जितने भी सेक्टर्स होंगे वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा अगर उसको पॉजिटिव स्क्रीनिंग होगी। थीमैटिक इन्वेस्टिंग क्या होती है, थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग,
थीम यानी कि कोई एग्रीकल्चर बेस्ड है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जेंडर डाइवर्सिटी हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग, क्लीन एनर्जी, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों में जब वो थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहा है, एक थीम है उसके अराउंड ही वो इन्वेस्टिंग कर रहा है। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है? ऐसी इन्वेस्टिंग जो मतलब एक किसी अचीव करना चाहती है टारगेटेड सोशल और एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव को। एग्जाम्पल इसमें हमने सबने पढ़ा है अपने स्कूल टाइमिंग्स में, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस लेके आती है, उसमें उनकी कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, सारे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है वो मिलती है, मीट करती है और एक गोल्स बनाती है कि हमें ग्रीन एमिशन, ये सारी चीजों को उनको देखते हैं कि एमिशन जो कार्बन एमिशन है उनको कैसे उनको कंट्रोल करना है, ये सारी चीजों पे इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग होती है। मतलब पूरा एक गोल्स बनता है और उसके बेसिस पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। इक्विटी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स यानी कि जो जितनी भी इक्विटीज है उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, विद हमने ये सब देखा कि साइज, स्टाइल और हमारा क्या विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क्स और बहुत सारी चीजें जो हम देखेंगे। वो सेगमेंटेशन बाय साइज एंड स्टाइल, साइज क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। स्टाइल क्या होता है? हमारा वैल्यू, ग्रोथ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू एंड ग्रोथ, टिपिकली नेम्ड एज ब्लेंड या फिर कोर जो हम बोलते हैं, ग्रोथ कंपनीज हो गई, वैल्यू कंपनीज या ब्लेंड कंपनीज हो गई, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली बहुत सारी कंपनीज होती है, उन सबके जो मेट्रिक्स होते हैं ना, पी रेशियो और बहुत सारे और भी फंडामेंटल जो रेशियोज होते हैं, पीबी रेशियो, पीएस रेशियो, तो उनको क्या करते हैं हम स्कोर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी कंपनीज है उनके सारे ये रेशियोज है, उसको हम स्कोर देंगे, नंबर देंगे कि 1 आउट ऑफ 10 उनको नंबर देंगे सबको, फिर हम उसके हिसाब से उन सबको एग्रीगेट करके जो भी जिसमें आएगा, वैल्यू में आएगा तो वैल्यू में डाल देंगे, ग्रोथ में आएगा तो ग्रोथ में, अगर ब्लेंड में आएगा तो ब्लेंड में, ऐसे करते हैं। तो इसका सेगमेंटेशन बाय स्टाइल और बाय साइज का इसमें एडवांटेज क्या है कि हम ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट डिजायर्ड रिस्क, जो भी इन्वेस्टर का रिस्क या फिर रिटर्न है उसके हिसाब से हम इस पूरी पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मैनेजेबल होता है, और क्या होता है, हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं क्रॉस इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। एक्टिव मैनेजर्स क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स फॉर स्पेसिफिक साइज एंड स्टाइल सेगमेंट्स। सबको पता है लार्ज कैप अगर है तो हमारे पास एक पूरा बेंचमार्क भी होता है, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स जो होते हैं उन सबका। वो क्या करता है, अलाउ करता है पोर्टफोलियो टू रिफ्लेक्ट द कंपनीज मैच्योरिटी एंड पोटेंशियली चेंजिंग ग्रोथ एंड वैल्यू ओरिएंटेशन। ऑल्सो हेल्प्स फंड मैनेजर एडजस्ट होल्डिंग्स ओवर टाइम। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि जो कैटेगरीज है वो चेंज होती है, लार्ज कैप जो स्मॉल कैप कंपनीज होगी वो विद टाइम एंड विद ग्रोथ वो मिड कैप बन जाएगी, मिड कैप लार्ज कैप, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं कैटेगरीज में। अब इसमें बोल रहे सेगमेंटेशन बाय ज्योग्राफी। सबको पता है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है, डेवलपिंग होती है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड होती है, बट इसमें हम जो हमारी फाइनेंस की टर्म्स है उसमें हम यूज करते हैं डेवलप्ड मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स और फ्रंटियर मार्केट्स। इनके हिसाब से हम इनको पूरी जो इनकी इक्विटीज होगी उसको हम सेगमेंट करते हैं, उसको हम बाइफोकेट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि हम ना अगर कोई इन्वेस्टर उसका एक्सपोजर है डोमेस्टिक मार्केट में तो वो डाइवर्सिफाई करने में हेल्प होगी इन ग्लोबल इक्विटीज में। अगर मान लो कि हमारा जो मेजर पोर्शन है वो डेवलप्ड इक्विटीज, हमारे पास अमेजोन के स्टॉक और हमारे मेटा का स्टॉक्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है डेवलप्ड कंट्रीज के, यूएस के कोई स्टॉक्स है, तो हम अगर मान लो हमें इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया जैसी कंट्री में उसमें हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो हमारे पास एक पूरा हमारे पास लिस्ट होगी कि ये इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक्स है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इन्वेस्टिंग इन अ स्पेसिफिक मार्केट में प्रोवाइड लोअर देन एक्सपेक्टेड एक्सपोजर टू दैट मार्केट। इसमें एग्जांपल दे रहे हैं नेस्ले का और ये बहुत सारी और भी कंपनीज है, ये बोल रहे हैं कि ये हाफ ऑफ द MSCI स्विट्जरलैंड इंडेक्स का पार्ट है, बट ये स्विट्जरलैंड का जो उनका सेल है वो 2% ही है, लेस देन 2% है, मतलब बाकी की सेल बाहर हो रही है। तो ये इसमें ना एक पूरा क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो इसमें और एक और वीकनेस क्या है कि ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन इज पोटेंशियल विद करेंसी रिस्क। हमने अभी पूरा अपना करेंसी का चैप्टर पढ़ा था, करेंसी मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने करेंसी रिस्क पढ़ा था, तो उसमें यही है कि इसमें एक करेंसी रिस्क वाला फैक्टर भी इंक्लूड हो जाता है। अब बात करें सेगमेंटेशन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे मान लो हमारे निफ्टी में भी बहुत सारे सेक्टर्स है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, हमारा FMCG है, मेटल्स है, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर्स है, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के उनके हिसाब से उनको सेगमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज क्या होती है कि हम एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑल्सो ऑब्टेन बेटर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन मिलती है बाय सेगमेंटिंग देयर इक्विटी यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो लार्ज वंस है ना मे इंक्लूड मोर देन वन इंडस्ट्री और सब इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत सारी और भी जो कंपनीज है उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेगमेंटेशन बाय इक्विटी इंडेक्स एंड बेंचमार्क्स, इसमें बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं सम और ऑल ऑफ द अप्रोचेस
हम इक्विटी इंडेक्स ही बना रहे हैं पर्टिकुलरली इन सारी सेगमेंट्स को देखते हुए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन सब को देखते हुए हमने इक्विटी इंडेक्स और बेंचमार्क के हिसाब से उनको सेगमेंट किया हुआ है। ठीक है, इसमें एग्जांपल है एमएससीआई यूरोप लार्ज कैप ग्रोथ इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, वैसे ही इमर्जिंग मार्केट लार्ज कैप ग्रोथ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हम इन सबको कॉम्बिनेशन भी करके एक इंडेक्स बना सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि उसकी सेगमेंटेशन ऑफ इक्विटी इंडेक्स एंड बेंचमार्क्स। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ दीज इंडेक्सेस आर कंपोज्ड ऑफ कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूड द फॉलोइंग एग्जांपल, कोई ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज का इंडेक्स हो सकता है, वर्ल्ड वाइड ऑयल एंड नेचुरल गैस का वो हो सकता है इंडेक्स, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल्स का हो सकता है, इसमें ये सारे नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब है ये हमारा लास्ट सब टॉपिक विच इज इनकम एसोसिएटेड विद ओनिंग एंड मैनेजिंग अ इक्विटी पोर्टफोलियो। अब इसमें बोल रहे हैं कि क्या क्या हमारी जो इनकम कैसे जनरेट होगी अगर हमने इक्विटी डाल रखी है अपने पोर्टफोलियो में। पूरा जो हमारा पोर्टफोलियो है वो है हमारा इक्विटी पोर्टफोलियो। तो इसमें हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो एज यूजुअल हम सबको पता है डिविडेंड इनकम आएगी। डिविडेंड इनकम जो भी कुछ रेगुलर इनकम जिस भी इन्वेस्टर को चाहिए तो वो डिविडेंड इनकम के लिए जा सकता है, ऐसे स्टॉक्स पकड़ सकते हैं जिसमें हम डिविडेंड इनकम मिल सके। ठीक है, बट इट इज सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स और इनकम टैक्स। डिविडेंड्स पर टैक्स लगता है, हम सबको पता है, जैसे कैपिटल गेन्स पे भी लगता है और डिविडेंड्स पर भी लगता है। इसमें वही बात करें स्पेशल डिविडेंड्स की और ऑप्शनल स्टॉक डिविडेंड्स। ऑप्शनल स्पेशल डिविडेंड्स में बता चुकी हूँ कि जो एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है अदर देन रेगुलर डिविडेंड उसको हम बोलते हैं स्पेशल डिविडेंड्स। जो ऑप्शनल स्टॉक डिविडेंड्स होते हैं उसमें एक चॉइस होती है, ऑप्शन होता है कि वो कैश में लेना चाहता है उस डिविडेंड को या फिर वो न्यू शेयर्स चाहता है। अब एक नया चीज है इसमें कि सिक्योरिटीज लेंडिंग इनकम। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, मान लो कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास ना एक पोर्टफोलियो है जिसमें बहुत सारे शेयर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे शेयर्स हैं। अब मैं उनको क्या करूंगी, मैं उनको लेंड कर दूंगी। लेंड मतलब उसको मैं उधारी जिसे बोलते हैं उधारी पर दे दूंगी, लोन पर दे दूंगी अपने जो शेयर्स है। तो उससे जो भी इनकम जो भी पैसा इंटरेस्ट भी मिलेगा मेरे को, कुछ टाइम के लिए मैं दे रही हूँ, बट जो रियल ओनर हूं मैं ही रहूंगी। मैं अपने सिक्योरिटीज को किसी को लोन पर दे रही हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटीज लेंडिंग। इट इज अ फॉर्म ऑफ कोलेटरलाइज, कोलेटरल रख के दे रहा है कोई, कोलेटरलाइज लेंडिंग। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इनकम फॉर आवर पोर्टफोलियो। इससे क्या हो सकता है, फैसिलिटेट करता है, ये हेल्प करता है हमें शॉर्ट सेल में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रोकर है तो उसके पास तो जो हम शॉर्ट सेल करते हैं, कभी भी किसी ने देखा होगा ट्रेड लेते हुए, हम कोई भी चीज सेल करते हैं तो क्या हम वो सच में हमारे पास होती है जब हम सेल करते हैं? नहीं, वो किसके पास होती है, एक ब्रोकर के पास होती है। हम उससे क्या कर रहे हैं, एक तरह से बोरो कर रहे हैं कि हम उसको सेल कर सके। तो वैसे ही एक एग्जांपल ले लो, एक इन्वेस्टर है वो अपने जो शेयर्स है उनको क्या कर रहा है, उनको ना लोन पे दे रहा है। ठीक है, स्टॉक लेंडिंग समझ आ गया। स्टॉक लेंडिंग स्टॉक्स को जब हम दे रहे हैं लोन पर, अब वो क्या कर सकता है, एक एक्स्ट्रा इन एडिशन टू फीस अर्न, वो एक्स्ट्रा कैसे वो उसको वो कर सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं कि जो स्टॉक लेंडर्स है वो अपनी जो इनकम उनको मिल रही है वहां से, जो उनको लोन दिया हुआ है उन्होंने, उसको वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो ओपन एंडेड होती है इन ड्यूरेशन, वो कभी भी मतलब ओपन एंडेड मतलब कभी भी वो बोरोवर रिटर्न बोल सकते हैं कि मेरे शेयर्स मुझे वापस चाहिए। ये इन केस होता है, मैं बताऊंगी अभी जब जो नेक्स्ट उसमें बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि ये कब होता है, जब भी कोई वोटिंग वाली चीज होती है ना, तब कि मान लो कि वोटिंग सबको पता है, जनरल मीटिंग्स होती है कंपनीज में, उसमें क्या करते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जाके वोट करते हैं डिफरेंट इश्यूज में, वो भी मैं कल बताऊंगी। बट जब वोटिंग राइट्स, अगर एक बात बताओ, मैंने ये अपने शेयर्स मैं सोल ओनर हूं बट मैंने वो लोन पे दे रखे हैं, तो वोटिंग राइट्स भी उसके पास ही चले जाते हैं जो बोरो कर रहा है, बोरोवर के पास। तो जब वोटिंग का टाइम आता है ना, तो जो सोल ओनर होता है वो वापस मांग लेता है अपने शेयर्स। तो इससे क्या बोलते हैं हम, ओपन एंडेड इन ड्यूरेशन, जब उसका मन चाहेगा बोरोवर का वो उनसे वापस ले सकता है। तो ये सब जो ये कौन करता है, सिक्योरिटीज लेंडिंग इनकम, ये इंडेक्स फंड्स करते हैं। जैसे निफ्टी 50 में निफ्टी 20 हो गया हमारा, लार्ज और एक्टिवली मैनेज्ड पेंशन फंड्स वाले लोग करते हैं, इंडाउमेंट्स वाले, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक को लेंड करते हैं। एंसिलरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती है, एंसिलरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज मतलब जो बची कुची है। ठीक है, बची कुची जैसे कि डिविडेंड कैप्चर। अब ये सबके दिमाग में आता है कि हम क्या करते हैं, एक स्टॉक है, ठीक है, वो हमें सबको पता है, वो पूरा बताते हैं कि हम इस टाइम पे डिविडेंड देंगे, और जो भी एक्स डिविडेंड डेट होती है उससे पहले जितने भी मेरे शेयर होल्डर्स मेरे पास है मैं उनको क्या करूंगी, डिविडेंड्स दूंगी। अब जो लोग चंट लोग हैं वो क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, वो आएंगे और फटाफट से, जैसे कि यहाँ पर एक्स डिविडेंड देखो, मान लो 15 डेट है, 15th ऑफ नवंबर वाली डेट है, वो आएंगे फटाफट से 12 और 13 को उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे, ताकि उनको क्या मिले, 16th या 17th को जब भी डिविडेंड्स अनाउंस होंगे उनको वो डिविडेंड्स मिल जाए। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से डिविडेंड कैप्चर करें। बट इन थ्योरी हमने क्या पढ़ा है
कि जितना भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा उतने से ही जो उसके शेयर्स के प्राइस है वो गिर जाएंगे, ठीक है। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा नहीं होता, क्योंकि शेयर प्राइसेस बहुत सारी चीजों और भी चीजों से डिटरमाइन होते, तो उस परसेंटेज से वो नहीं गिरते। तो जो इसमें क्या बात कर रहे हैं, तो ये डिविडेंड कैप्चर वाली एक स्ट्रैटेजी है। और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है हमारी, सेलिंग और राइटिंग ऑप्शंस। सेलिंग और राइटिंग ऑप्शंस क्या है कि हम जब सेल कर रहे हैं ऑप्शंस अपने ही उस पे, हमें पता है कि हाँ ऊपर नहीं जाएगा वो स्टॉक, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे ऑप्शंस। उससे क्या होगा, हमें प्रीमियम्स मिलेंगे, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टास्क। जो हमारा हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का। कल ये वाला चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, और एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा 7 चैप्टर्स में से जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का है। अगर किसी को डाउट होगा या कुछ भी CFA लेवल 1 या लेवल 2 के कोचिंग के रिगार्डिंग किसी को कुछ भी क्वेरी है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना नीचे एक गूगल फॉर्म डाला हुआ है। अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो वो उसमें अपनी जो भी क्वेरी है वो डाल सकता है उसमें, और जो टीम होगी वो कांटेक्ट कर लेगी फटाफट से। और ठीक है, so keep learning, happy learning, stay active, stay motivated, stay consistent. Bye bye, signing off.